मैं शायद पीछे हट जाऊंगा, जिसके ऊपर 2 कातलाना हमले हो चुके हों, दूसरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेरे ऊपर इन्होंने पूरा कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था, जिसके ऊपर 2 हमले हो चुके हों, और वो फिर भी पूरी तरह इस अपनी तहरीक के अंदर एक कदम पीछे ना हटे, तो उसको ये समझ आए कि वो पीछे नहीं हटेगा। और जो मैं फिर से कहता हूं कि जो आज मेरे साथ खड़े रह गए हैं, मैं तो अपनी बात नहीं करता, ये कौम आपको याद रखेगी, क्योंकि कौम को भी पता आप किस तरह के प्रेशर ले रहे हैं। और फिर इस सारी चीज के अंदर जो बात कोई कर नहीं रहा, और कभी भी किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता कि 25 लोग अभी कंफर्म्ड 25 लोग शहीद हुए हैं, सबके किसी के पास कोई हथियार नहीं था, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उनको सीधी गोलियां मारी गई। 25 का हमें पता इसलिए क्योंकि हमें बाकी का पता इसलिए नहीं कि 7,500 वर्कर्स को पकड़ लिया, 7,500 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ा हुआ है, तो हमें पता ही नहीं है कि और कितने और शहीद हुए हैं। हमें इतना पता है कि तकरीबन 700 के करीब लोगों को इंजरीज हुई और वो गोलियों की इंजरीज ज्यादा हैं। तो बात तो आज ये करनी चाहिए कि क्या इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बैठनी चाहिए कि आपके मुल्क के शहरी हैं, जो भी है, एक आदमी कत्ल होता है तो उसके ऊपर तहकीकात होती है, तो पता तो चले कि ये हुआ क्या था। और मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब भी इंडिपेंडेंट कमीशन बैठेगी, इसके अंदर एक मुनज़्ज़म साजिश आपको नजर आएगी। प्लान किया हुआ था सब कुछ, क्योंकि मुझे तो शुरू में पता ही नहीं, मैं तो जेल में था 4 दिन, मुझे तो ये नहीं पता कि हो क्या रहा था। तो मैं जब बाहर निकला जेल से, उन्होंने कहा जी तबाही हो गई, ये हो गया, घर जलाए गए, कोर कमांडर। मैं भी हैरान, ये हुआ क्या है, क्योंकि 27 साल में एक दफा बताओ कि कभी कोई इस तरह की जला घराव कुछ हुआ है 27 साल में। जब मुझे गोलियां लगती हैं तब तो, और मैं एक आर्मी ऑफिसर को नाम लेता हूं उसका, इंटेलिजेंस ऑफिसर को, तब तो कोई नहीं जलाता, कब तो कोई बिल्डिंग ही जलती। तो ये एकदम क्या हुआ है? तो इसका मुझे पूरी तरह अंदाजा, और मैं आज डिमांड करता हूं कि जब और बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क के अंदर 4 दिन जो हुआ है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई जाए। और इंडिपेंडेंट कमीशन में क्या चीज सामने आएगी, मैं अभी आपको बता देता हूं क्या चीज सामने आएगी, क्योंकि मेरे सामने तो फैक्ट्स आ गए हैं। हम आपको सबूत देंगे कि कैसे प्लान करके लोगों को हमला करवाया गया है फौजी इमारतों के ऊपर। पिंडी के अंदर पुलिस ने पीछे से, क्राउड आगे खड़ा था, पीछे से पुलिस ने इनके ऊपर टेयर गैसिंग करके उनको जीएचक्यू की तरफ धकेला है, और रास्ते में कोई पुलिस नहीं थी जीएचक्यू के। यहां जो हुआ है, अब हम लाहौर जानते हैं, मैं तो पैदा यहां हूं, ये पास ही तो है, 3-4 मील यहां से है वो कोर कमांडर। कभी सुना है कि कोर कमांडर लिबर्टी से लोग चल रहे हों और कोर कमांडर घर पहुंच रहे हों और वो खाली पड़ा हो वहां कोई यानी कोर कमांडर इतनी बड़ी पोजीशन होती है, उसको ऊपर कोई बचाने वाला नहीं है। वो सीसीटीवी कैमरा किधर हैं? वहां सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, पता तो चले वो कौन सी शक्लें थी जिन्होंने जलाया। अब तक तो सामने आ जाना चाहिए था सब कुछ। टीवी पे इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है, कम से कम वो शक्लें तो दिखा दें सीसीटीवी कैमरा पे किन लोगों ने जलाया था वो कोर कमांडर का घर। और क्या आपको हमारी डॉक्टर यास्मीन, मेरी बहनें वहां बाहर खड़ी होकर कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना। कौन था जिसने अंदर उनको किया है? वही लोग थे जिन्होंने मियां वाली के अंदर जहाज चौक पे सब, जब वहां पुरअमन एहतजाज करे, उन्होंने कहा जी ये इसको जलाना है जहाज को। वो भी वहां से रिपोर्ट्स हैं कि वो उनको आगे कह रहे थे कि आपने ये करना है। पेशावर में वही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अंदर घुसे हुए थे लोग जो आप उकसा रहे थे क्राउड को। देखिए 27 साल में कभी किसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, तो एकदम ये जो सब कुछ हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये इस साजिश में ये चीज भी आएगी
کہ پلان بنایا گیا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے اور فوج کے ذریعے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ پلان بنایا ہوا ہے. یہ خطرناک ہے ملک کے لیے. یہ پیچھے پی ڈی ایم ہے. یہی ہوا تھا 1971 میں. 1971 میں کیا ہوا تھا؟ الیکشن جو جیت گیا تھا, جو پرائم منسٹر تھا, جس کو بننا چاہیے تھا پرائم منسٹر, ایک پولیٹیشین نے سازش کی فوج کے ساتھ مل کے اور اس کو بجائے پرائم منسٹر بنانے کے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کروائے گا اور ملک ٹوٹ گیا. یہ وہی پلان بن رہا ہے. الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے ہیں. تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ کسی طرح فوج کے سامنے کھڑا کرو. کون اپنی فوج سے لڑتا ہے مجھے بتائیں؟ اگر فوج سے لڑے گا تو کیا ملک ہی ہارے گا نا؟ کبھی کوئی لڑتا ہے؟ یہ جو سارا کرایا جا رہا ہے, جو اکسایا جا رہا ہے, اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ صرف یہ پی ڈی ایم کو ہی فائدہ ہے نا. ملک کی تو جمہوریت بھی تباہ. اب یہ سوچ لے کہ یہاں کیئر ٹیکر کا اب کیا قیام رہ گیا, ان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ 90 دن پورے ہو گئے ہیں. ان کا تو کام تھا الیکشن کروانے کے لیے آنا. ان کو تو اب تک اب ان کا کام کیا ہے؟ یعنی ان کی کون سی قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ اور 70% پاکستان ہے پنجاب اور پختونخوا. اب آج وہاں کوئی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں 90 دن میں کروایا. آئین کو توڑا ہے. گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے سازش کی ہے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ سارا ایک سازش کا حصہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک میں الیکشن نہ کرواؤ اور پہلے وہ لنڈن پلان کا حصہ کہ تحریک انصاف کو کرش کرو, عمران خان کو جیل میں ڈالو یا سائٹ پہ کرو اور مروا دو اس کو. یہ سارا وہ پلان کا حصہ ہے. لیکن سوال آخر میں میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان جیتے گا اس سے؟ کیا ہماری جمہوریت کو فائدہ ہے, ہمارے اداروں کو, ہمارے آئین کو؟ یہ تو سارا تباہ ہو رہے ہیں اسی پروسیس کے اندر. خان صاحب یہ بتائے گا کہ جو آئندہ آنے والا سیٹ اپ جس کی باتیں بادگشت اقتدار کی راہداریوں میں سنائی دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 3 سال کا ایک ہائبرڈ سسٹم لانچ کر دیا جائے, آپ کہیں فکس ہو جائیں اور اس کے بعد پھر 3 سال بعد جا کے کہیں الیکشن ہو. ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ اگر 14 مئی بھی گزر گئی, آنے والے دن بھی گزرتے جا رہے ہیں, الیکشن کی ڈیٹ آپ کو مل نہیں رہی, پارٹی کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, این سی اے کا اسکینڈل آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہے, ایسے میں آپ کہاں دیکھتے ہیں پارٹی کہاں سٹینڈ کرے؟ دیکھیں, کوئی بھی راستہ لوگے نا, آج پاکستان جدھر کھڑا ہے, آپ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو بھی راستہ لوگ ہیں وہ پاکستان کی تباہی ہے. مجھے کوئی سمجھا دے, آج کسی دانشور سے پوچھ لیں, آج اسے بتا دیں کہ پاکستان یہ خاص طور پہ جو معاشی دلدل میں پھنس گیا, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج بلومبرگ کہتا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا سے زیادہ مہنگائی ہوگی ہے جب سری لنکا میں پبلک سڑکوں پہ آئی تھی. تو سوال یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے؟ کوئی سارے دانشور آپ کو ایک بات کہیں گے کہ پہلے صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ تاکہ سیاسی استحکام آئے اور اس کے بعد پھر آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی. یہ سب کہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو پاپولیرٹی ملی ہے وہ پاکستان میں کسی لیڈر کو نہیں ملی, تو آپ یہ کور کمانڈر میں جو حملہ ہوا ہے اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسرا, بزنس کمیونٹی آپ سے کچھ روز پہلے ملی ہے, کچھ وہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں یا مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہو جائیں اور یہ سارے معاملات جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو کون نئی مذمت کر رہا جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا ہے؟ مجھے کوئی انسان بتا دیں پاکستان میں جو نہیں کر رہا. یعنی وہ پرانی عمارت کو جلانا, یعنی تو یہ جان کے جو ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے. پہلے ہمارے سے پوچھیں کہ کبھی عمران خان نے 27 سال میں کہا ہے کہ جناب جلاؤ گھراؤ کرو؟ ہمیشہ پرامن احتجاج کا ہے قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے. یہ میرا 27 سال کا ہے. بھئی جب مجھے گولیاں لگی ہیں تب توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, تب جلاؤ نہیں کیا. تو اس لیے ایک منٹ,
मेरी कोई इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हुए। हमारा सिर्फ एक ही, मैंने शुरू से कहा है कि मैं हर से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात करने की तो एक ही है, इलेक्शंस, और बात किसकी करनी है? आज जो सिचुएशन तहरीक इंसाफ के साथ बनी हुई है, सूरत हाल बनी हुई है, आप नहीं समझते कि आप ना कौमी असम्बली से निकलते, ना खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करते, ना पंजाब की असम्बली तहलील करते, तो आप मुनज़्ज़म तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जमहूरी तरीके से अपनी जद्दोजहद करते, शायद आप अपने मकसद में कामयाब होते, क्योंकि इलेक्शन डिमांड थी वो तो पूरी नहीं हुई। एक मिनट, अगर आप ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन वाज़े तौर पे जब कहता है कि जैसी आपकी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी 90 दिन में इलेक्शन होगा, इसके ऊपर सारे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तफिक है, सारे पाकिस्तान के वकील मुत्तफिक है, तो हमने अपनी असेंबलीज और नून लीग के लीडर्स ने स्टेटमेंट्स दिए कि अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो अपनी असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। सब सुन तो बात तो पूरी कर। अब मुझे ये बताएं, एक अब मुझे ये बताएं कि अगर लोग आइन पे नहीं चलने के लिए तैयार, तो उसमें मैं क्या करूं? एक राना सुनावला ने बात की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। राना सुनावला ने बात की है कि हम इसको 4th शेड्यूल में लेके जाने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए क्या जो अपना अगला लाहे अमल बनाया है, क्या अगर 4th शेड्यूल में अगर आपकी पार्टी जाती है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या आपका लाहे अमल है? देखो, जब अगली टीम ये फैसला कर लेते थे कि मैच नहीं खेलना, तो फिर वो टेक्टिकल नॉकआउट पे जाती है कि किसी तरह उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि मैच तो वो अब खेल नहीं सकते। वेलकम करेंगे दोबारा से? देखिए, वो मैं ये भी कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं, टाइम कुछ ऐसा है छोड़ के जा रहे हैं आपके लोग। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनको वापस लूंगा या नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी सारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। एक मिनट, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है, उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा है ये मुझे पता है। इसके बाद अभी आपने कहा है कि मैं अकेला भी रह जाऊं, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। आप भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाह रहे, जो आपके साथ, जो आपके खिलाफ है वो भी पीछे नहीं हटना चाह रहे, तो हम मुल्क की तबाही देखें मुस्तकबिल में। देखिए, अब मेरे खिलाफ है कौन? इनको तो छोड़ देना पीडीएम को, ये तो इनकी तो हैसियत ही नहीं है। आज देखें, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उस तरफ से है, वो मुझे अभी तक नहीं पता क्यों। या आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरी उस तरफ कोई लड़ाई नहीं है। मुश्किल घड़ी में जब इसके ऊपर सख्त तरीन क्रैकडाउन गुजर रहा है, आपने सदर बनाया चौधरी परवेज लाई साहब को, उनके ऊपर तो कोई क्रैकडाउन नहीं है, वो इस वक्त कहाँ है? वो क्यों नहीं सामने आ रहे और पार्टी का बयानिया क्यों नहीं दे रहे? सदर पाकिस्तान का रोल भी पहले परवेज लाई के घर में जो हुआ है, उसका पत्थर बंद गाड़ी ने उसका घर तोड़ा है, जो औरतों से हुआ है, जिस तरह का वो, यानी क्योंकि मुझे तो पता है मेरे घर में वो हुआ है, मेरी बीवी अकेली, यहाँ पत्थर बंद गाड़ी ने दरवाजा तोड़ा और यहाँ 40 पुलिस वाले चारों ऊपर नीचे। यानी देखें, जो ये किया जा रहा है ना, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ, और मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे अचीव क्या करने की कोशिश करें। मुझे सिर्फ एक ही समझ आ रही है कि 1 साल से पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो पार्टी और मजबूत होती जा रही है, वोट बैंक और बढ़ता जा रहा है। अब वो इधर आ गए कि खौफ फैलाना चाहते हैं कि किसी तरह खौफ इतना फैल जाए औरतों से। जो लेकिन लोगों को, मुझे जो सबसे ज्यादा मसला है ना, देखिए मैंने लोगों से बात की अपने, मैं तो जब से निकला हूं, मैं अपनी जो जेल में अभी तक नहीं है, वो बेचारे अंडरग्राउंड ही हैं, लेकिन जो मुझे समझ आई है कि देखिए, लोग अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन घर की औरतों के ऊपर कोई नहीं बेचारा
टॉलरेट कर सकता। मुझे जो तकलीफ हुई, मुझे कोई तकलीफ जेल में जाके जो भी होता है, गोलियां भी लगी, लेकिन मेरी बीवी अकेली घर में 2 दफा इन्होंने दावा बोला, एक दफा वो अकेली और दूसरी दफा नैब आके उसको अरेस्ट करने के लिए आ गए। यानी बाहर पुलिस वारंट निकाल दिए किस चीज के ऊपर कि वो ट्रस्टी है। ये आज तक दुनिया में नहीं हुआ, ट्रस्टी को ना कोई पैसा मिलता है, ना तनख्वाह मिलता है, ना कुछ होता है। वो ट्रस्टी होने के ऊपर एक और ट्रस्टी भी किसका, अल कादर का उसका है क्या कि सीरत नबी के ऊपर रिसर्च करनी है। यानी वो यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटी से खड़ा करना है। उसकी ट्रस्टी होने के ऊपर उसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाल दिया। ये कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं औरतों के ऊपर कभी ऐसे नहीं हुआ।